हेलो एवरीवन, कैसे हो भाइयों आप सब। तो ये जैसा कि आप देख सकते हो कि चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा का फाइनल टेस्ट 2 है कलाम एकेडमी का। तो इसमें अपन मैथ सॉल्यूशन करने वाले हैं और बहुत ही आसान तरीके से अपन मैथ सोल्व करेंगे इसमें। और बहुत बहुत ही आसान तरीके से करेंगे जिससे आपको पूरा समझ में आ जाए एकदम, और अच्छे तरीके से आप सीख पाओ कि क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं मैथ्स वाले क्वेश्चंस पर। हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 71 नंबर वाला क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए जो 6, 15, 18 से भाग देने पर 5 शेष बल रहा है। मतलब 5 शेष बचना चाहिए। ठीक है, 5 शेष बचना चाहिए। तो अगर मान लो मैं इनमें से 5 5 सब में से और ऑप्शन में से 5 5 घटा दूंगा तो वो 15, 18 और 6 से भाग जाना चाहिए उनका। अगर ये 5 से हटाऊंगा, 5 हटाऊंगा तो 78 आएंगे। 78 में 15 का भाग नहीं जाता है। 97, 97 से 5 हटाते ही 92 आएंगे, तो 92 में आते ही 15 का भाग नहीं जाएगा। 90, 90 का 5 हटाते ही 85 आएगा। 85 में भी 15 का भाग नहीं जाता है। तो अब हो गया 95। 95 से 5 घटाते ही कितना बचेगा? 90। अब 90 में 18 का भी भाग जाता है, 15 का भी भाग जाता है और 6 का भी भाग जाता है। क्योंकि 18 का जा रहा है तो 6 का तो जाएगा ही जाएगा। तो आंसर नंबर ये फोर्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा 31 में। तो भाई अब चलते हैं अपन 72 नंबर वाले क्वेश्चन पर। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो जाए। तो सबसे पहले अपन दो तरीके हैं इसके क्वेश्चन के करने के, है ना। एक तो एलसीएम ले लो आप, किसका? 18 का, 24 का और 32 का एलसीएम लेके कर लो। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट करो। देखो कैसे कर रहे हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट करना है इस क्वेश्चन को, तो देखो ऑप्शन पे चलते हैं अपन, डायरेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं। 1052, 1178। अब 9। अब आप 18 का आपको पता है कि 18 का 9 गुणा 2 बोलते हैं, है ना। तो 9 का भी भाग जाना चाहिए उस संख्या में। अब 9 का भाग किन किन संख्याओं का 9 का भाज्य का अपन नियम लगाते हैं। क्या क्या नियम होता है? क्या नियम होता है कि जो जोड़ने पर 9 का भाज्य आए सारी संख्याओं को, तो इसमें क्या है 1, 5, 2, तो 5 और 2 8, 5 और 2 7 रहेगा 8। तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद में इसमें जोड़ने पे 1 आएगा, सारी अंकों की संख्या जोड़नी है, 1 आएगा, ये भी गलत हो गया। तो ये दोनों ऑप्शन हट गया, बचे 2 ऑप्शन। 5 2 5 7 और 1 8 1 9, ये हो सकता है। 1 2 2 4 5 9, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि जोड़ने पर 9 आ रहा है। अब देखो 9 गुणा 2 है, 18 है, 24 है, 32 है, सब में 2 2 का भाग जा रहा है। मतलब इन संख्याओं इनमें से भी 2 का भाग जाना चाहिए। तो 5211 में 2 का भाग नहीं जाएगा, किस में जाएगा? 1152। तो ये आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट करना है अपन को, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 73। अब देखो इसका भी सबसे आसान तरीका है कि दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, है ना। एक तो अपन कर सकते हैं 7 संख्याओं का माध्य, माध्य मतलब औसत। औसत 40 है, इनमें से प्रथम 3 संख्याओं का 30 है, अंतिम 3 संख्याओं का 42 है। चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। अब चौथी संख्या अपन को फाइंड करनी है कि चौथी संख्या क्या होगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि 7 गुणा 40 कर दो तो 280 आ जाएगा। ठीक है, 280 आ गया। 3 गुणा 30 90 हो जाएगा, है ना। 3 गुणा 42, 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। तो ये इन दोनों को जोड़ेंगे, तीन संख्या को जोड़ेंगे तो 6 संख्याएं हो जाएगी। और ये 7 का है, पूरा योग है 7 का। तो 6 2 11 1 2, तो 216 आ गया। तो 216 280 में से घटाएंगे तो अपन को चौथी संख्या मिल जाएगी। क्या आएगी? 4 आएगा। 7 में से 1 घटा 64, तो 64 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक और तरीका बताता हूँ, सबसे आसान तरीका। देखो 40 है, 30 है और 42 है। देखो 7 संख्याओं का 40 है, बाकी ये 3 संख्या है, ये 3 संख्या है। ठीक है, तो 7 का 40 है। अब 40 में से ये 6 संख्याएं घटा दूंगा तो चौथी संख्या अपने पास आराम से आ जाएगी। तो 40 माइनस माइनस करना है। अब ये माइनस के यहाँ पे लगा दो। 40 का 30 है तो माइनस 10 कर दो, 10 गुणा 3 कर दो, प्लस इसका 42 है तो कितना ज़्यादा है? 40 से 2 ज़्यादा है, तो 2 गुणा 3 कर दो। ठीक है, बटा कितनी संख्याएं बचेगी? 7 में से अगर 6 घटाऊंगा तो 1 बचेगी सीधा। देखो 10 दिया 30, माइनस का 30 आएगा, माइनस का 30 प्लस का 6 माइनस का 24, तो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 40 में अगर 24 जोड़ देंगे तो अपने पास कितना आंसर आ जाएगा? 64। तो ये डायरेक्ट आंसर है। लेकिन पहले आप उससे ट्राई करो और फिर बाद में इससे ट्राई करना, ठीक है। अब अपन चलते हैं 74। देखो 74 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि
1056 बेचने पर 12% की हानि होती है, तो खिलौना का क्रय मूल्य, ये क्या है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है। अगर मान लो मेरे पास 100 रुपये हैं, मतलब 100 रुपये की एक चीज़ है, उसको अगर 12% की हानि पर बेचूंगा, -12, तो ये क्या आ जाएगा, 88, 88 पे बेचना पड़ेगा मेरे को। तो मान लो ये 100 रुपये सेलिंग प्राइस है और इसका ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है 100, 88 विक्रय मूल्य है। तो अब बताओ आप मेरे को कि ये जो 88, 1056 किसकी वैल्यू है, 88 की वैल्यू है, क्योंकि 88 में मैंने बेचा है और मेरे को चाहिए क्रय मूल्य, तो 100 की वैल्यू मेरे को चाहिए। जब इसको आप काट कूट के सिंप्लीफाई करोगे तो 1200 आंसर आ जाएगा। सीधा सिंपल तरीका है। ठीक, 2,50,000 रुपये में खरीदी है, ठीक है, 3,48,000 रुपये में बेच दी है, तो कार का प्रतिशत लाभ। अब ये क्या है, से ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य को ऊपर लिखना है, क्रय मूल्य को नीचे लिखना है, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 3 जीरो तो ऐसे कैसे आ जाएगी, ठीक है, 3,38,000 और अब 8 भी ऐसे कैसे आ जाएगा। अब 34 में से 25 गया तो 9, 98,000 रुपये का डिफरेंस आ गया। अब हमेशा लाभ जो निकालते हैं वो क्रय मूल्य में से निकालते हैं, तो 2,50,000 ऐसे लिख देंगे अपन, और गुणा परसेंटेज चाहिए तो 100 से, तो ये 3 जीरो से यहाँ की 3 जीरो कट जाएगी, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी। अब एक और जीरो बचेगी यहाँ पे, तो 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 1 19, 196/5। तो इसको आंसर को सोल्व करेगा तो 39.92 आंसर आ जाएगा। 5 या 15, 4 बचा 39, तो 39 कुछ आएगा, तो डायरेक्ट अपन को आंसर लगा देना है 39 पॉइंट। ये भी हो गया कि भाई ये आंसर होगा। अब चलते हैं 76 नंबर में। 6,050 रुपये का 6.5% की वार्षिक दर से उधार लिया गया, तो 3 वर्ष के बाद कितना ब्याज होगा, तो इसमें निकालना है अपन को साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सबसे सिंपल फॉर्मूला भाई मैं बता देता हूँ आपको। सबसे आसान फॉर्मूला है कि ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, SI, साधारण ब्याज मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100, ठीक है, ये है। तो अपन सबसे पहले SI क्या चालू करेंगे, तो साधारण ब्याज कितना है अपने पास, साधारण मूलधन कितना है, 6,050, ठीक है, 6,050 गुणा दर कितनी है, 6.5%, ठीक है, समय कितना है, 3/100। अब ये 10 हटा देंगे अपन, तो यहाँ एक और जीरो आ जाएगी, ये जीरो इस जीरो से कट जाएगी। तो अब अपन 5 से भी और काट सकते हैं कि 5 से 65 को काट दिया, 100 को काट दिया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इससे अच्छा है कि अपन 605 को 65 से गुणा करें, ठीक है। तो 605 को 65 से, 5 पंजे 25, 5 छंग 30, 6 पंजे 30 और 6 छक्के 36, कितना आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 5 2 3 9 और 3। अब इनको सबको किससे गुणा करना है, इस 3 से, इस 3 से गुणा कर देंगे। देखो 3 पंजे 15, एक हासिल का 3 दूनी 6 और 1 7, 3 तिया 9, 3 नाम 27, हासिल का 2, 3 तिया 9 और 2 11। अब बटा 100 है तो 2 के बाद में बिंदी लगा देंगे, ये रहो 79.75। कहाँ पे आंसर, ये रहा सेकंड नंबर पे, देख लो आप, 79.75 ये रहा आंसर। तो सबसे आसान तरीका है, बेसिक से चलो आप आराम से, ये क्वेश्चन आने वाला है और एक आएगा ही आएगा, ठीक है। तो अब अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके बैंक खाते में 2400 रुपये जमा है, ब्याज की दर 5% वार्षिक है, कितने वर्षों के बाद 240 रुपये होगी, मतलब ब्याज की राशि, ब्याज दे रखा है। अब वही फॉर्मूला लगाना है, ब्याज नहीं, ब्याज दे रखा है इस बार, तो ब्याज बराबर मूलधन 2400, दर 5, समय अब अपन को निकालना है, इसमें समय निकालना है T बटा 100। अब ये क्या हो गया, 100 से 100 कट जाएगा, 2400 240, तो 2400 से 240 10 बार कट जाएगा, सीधी सी बात। 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार, तो आंसर क्या आ गया, 2 वर्ष। 2 वर्ष में 2400 रुपये का 5% की दर से ब्याज जो है 240 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, 78 नंबर की। अच्छा क्वेश्चन है, मूलधन P दे रखा है, दर R% दे रखी है, समय T दे रखा है, सरल ब्याज C और जो चक्रवर्ती ब्याज है वो C दे रखा है। विचार करते हुए सही उत्तर दीजिए। 1 2 3 क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
तो अब इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं, एक ये अज्यूम कर लेते हैं कि अपने पास पी जो है वो 100 रुपये है ना, 100 रुपये। आर जो है 10% है, और टी जो है वो 2 साल है। ठीक है, टी 2 साल है। और साधारण ब्याज सी है ऐसे ही, ये ऐसे ऐसे ही। एक बार कलर चेंज करता हूँ मैं, लाल ही करता हूँ वापस, रेड। ठीक है, तो 100, 10 और 2 ईयर। अब अलग अलग अपन देखते हैं। अगर मान लो यहाँ पे 1 साल लेता मैं, तो 1 साल के लिए क्या होता है ना कि जो जो साधारण ब्याज है और चक्रवर्ती ब्याज है वो दोनों बराबर होते हैं। कितने साल के लिए? केवल 1 साल के लिए। जैसे कि मान लो कि क्या होता है कि 1 साल का ब्याज निकालूंगा मैं, तो 100 × 10 × 1/100 करते ही मेरे पास 10 रुपये आ जाएंगे। और ऐसे ही चक्रवर्ती ब्याज भी 1 साल का बराबर ही होता है मूल इसके साधारण ब्याज के। जब 2 वर्ष होता है ना समय, तब क्या होता है कि चक्रवर्ती ब्याज के ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसे ही चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। तो हमेशा डिफरेंस आता है चक्रवर्ती ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो हमेशा ये किससे बड़ा, चक्रवर्ती ब्याज हमेशा बड़ा आएगा किससे? साधारण ब्याज से, क्योंकि ये ब्याज पर ब्याज लग रहा है। एक तो नॉर्मल ब्याज लग रहा है जो, तो साधारण ब्याज यही सही है। और उस जो ब्याज लगा है, जैसे मान लो एक एक वर्ष पे कितना रुपया आया? 10 रुपया। ये 100 रुपया माना था मैंने, 1 वर्ष पे 10 रुपया आया। कैसे आया? 100 मूलधन इंटू दर इंटू समय। समय कितना है? 1 है, गुणा 1/100। तो 100 में से 100 यहाँ कट जाएगा तो 10 रुपया बचेगा। तो 1 वर्ष का 10 रुपया आया। अब 10 का भी 10% निकालेंगे अपन, 10 का भी 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 रुपया आ जाएगा। तो मतलब पहले साल का 10 रुपया, अगले साल का 11 रुपया आएगा। तो टोटल 21 रुपया हो जाएगा 2 साल का, जो कि साधारण ब्याज 20 रुपये ही रह गया। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए अपना कि एक तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो ये दोनों ही आंसर आ जाएंगे, पहला और या तो पहला या दूसरा, ये दोनों आंसर हो जाएंगे। आ गया समझ में? 80 नंबर का, चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर कितना कमी हो रहा है? 20% की कमी हो रही है। मतलब अगर पहले 100 रुपये मिल रही थी, अब 80 रुपये में मिल रही है। मतलब पहले 100 रुपये किलो में मिल रही थी, अब 80 रुपये किलो में मिल रही है। एक गृहिणी 240 रुपये में 3 kg चीनी अधिक खरीद सकती है। मतलब अब जैसे ही मूल्य कम होगा तो वैसे ही ज़्यादा आ जाएगी, है ना। कि पहले पहले 5 रुपये में एक ही आता था, अब 5 रुपये में 2 आने लगी। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट घट गई है। चीनी का प्रारंभिक भाव देखो। अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक फॉर्मूला होता है इसमें, कि जैसे कि अपन बेसिक है, वैसे सबको पता होता ही है, लेकिन अपन ध्यान नहीं देते उसके ऊपर, उससे मैथ्स में क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे क्या होता है कि जो खर्चा होता है ना, खर्चा, ये 240 रुपये खर्चा है यहाँ पे। खर्चा बराबर मूल्य, मूल्य गुणा खपत। अब देखो खपत, ठीक है। अब क्या हो रहा है ना कि मूल्य में यहाँ पे कमी हो रही है, कितनी की? 20 की कमी हो रही है। 20 में की कमी होते ही अब देखो खर्चा, खर्चा हमेशा 240 ही रहेगा। पहले भी 240 था, अब भी 240 रुपये है। ठीक है, अब मूल्य क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर खर्चे को 240 के 240 रखना है तो खपत बढ़ाना पड़ेगा, अपने आप खपत बढ़ जाएगी। तो इसने बोला कि 3 kg एक्स्ट्रा, पहले जितनी आ रही थी उससे 3 kg और ज़्यादा आ रही है अब, और मूल्य क्या हो गया है? कम हो गया है। तो अब इसको ध्यान रखना कि खर्चा हमेशा सेम है, खर्चा हमेशा सेम है। तो ये जब मूल्य कम होगा तो खपत ज़्यादा होगी। तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो क्या होगा ना, बताता हूँ। तो ये क्या हो गया कि प्राइस पहले, मान लो प्राइस था पहले कितना था? 100 रुपये। 20% घट गया, मतलब 20 घट गया तो कितना रह गया? 80 रह गया। अब रेशियो से निकालते थे, 5:4 हो गया। 0 से 0, 5 और 4 हो गया, 5 और 4। तो ये क्या है? प्राइस है। मूल्य मतलब ये क्या है? मूल्य है। मूल्य पहले 5 रुपये था, अब 4 रुपये रह गया है। लेकिन उससे क्या हो गया? खपत बढ़ गई है। तो हमेशा जो जो मूल्य है, जो कि मूल्य है, वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका? खपत के। तो क्या होगा? कंजम्पशन, इसको कंजम्पशन बोलते हैं, इसको प्राइस बोलते हैं। तो कंजम्पशन क्या होगा? हमेशा बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि अपना खर्चा समान है। तो कंजम्पशन पहले 4 था, अब 5 हो गया है। तो 1 बढ़ रहा है, 1 की वैल्यू कितनी है? 3 kg, क्योंकि 3 kg बढ़ रहा है। तो अब क्या होगा? 3 को इससे गुणा करेंगे, 3 को इससे गुणा करेंगे। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि जो खपत है, पहले 240 रुपये में 12 kg लेके आता था चीनी को, अब कितना kg लेके आ रहा है? 15 kg लेके आ रहा है। अब रेट निकालते हैं। अब अपन क्या निकालते हैं? रेट, रेट पर केजी, कितना रुपये पर केजी में है? तो 240 रुपये में 12 kg मिल रही थी।
अब 240 रुपये में 15 kg मिल रही है। जो मूल्य है वो 20% की कमी होगी, ध्यान रखना। तो ये 10 आ जाएगा, अब 20 आ जाएगा, 12 दूनी 24 और 10 का 10 ऐसे, ये कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। देख लो आप 16 पहले 20 रुपये किलो प्रति केजी में मिल रही थी, अब 16 रुपये प्रति केजी में मिल रही है। तो बाद वाला मूल्य ये है, पहले वाला मूल्य 20 था, 20% की कमी हो रही है। देख लो ये 20 का 16। अब क्या है, प्रारंभिक भाव पूछ रहा है, तो प्रारंभिक भाव 20 रुपये की था, अब 16 हो गया है 20 कम होते ही। तो ये देखो ये रहा 20। ठीक है, आ गया समझ में? नहीं आया हो तो बता देना, अगली वीडियो में और अच्छे से अपन इसको क्लियर कर लेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो यदि बाजरा का, देखो यही कर लेते हैं इसको, क्या बोल रहा है ये, बाजरा का अंतर्गत कुल क्षेत्र 300 एकड़ है, तो चावल और जौ का, देखो बाजरा कहाँ पे, ये रहा बाजरा 18 डिग्री, कितना है 18 डिग्री का कितना 300 एकड़, तो 1 डिग्री का कितना होगा 300/18, कितना 300/18। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6×18 6×5 30, 50/3। ठीक है, अब ये जो सर्कल है, सर्कल में कितना डिग्री का कोण बनता है कुल टोटल 360 डिग्री का। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, चावल और जौ, चावल कहाँ है, ये रहा चावल 72 है, जो कितना है 36 है, तो इन दोनों को जोड़ते ही कितना आ जाएगा मेरे पास, 36 और 72 को 8 और 10 108, तो 108 डिग्री का मान चाहिए अब अपन को, तो 108 डिग्री का मान चाहिए, तो ये 1 डिग्री का है, तो 108 डिग्री का कितना हो जाएगा 50/3 गुणा 108, समझ जाना, 3 से भाग दूंगा, 3×3 = 9, 1 बचेगा, 3×6 = 18, 0 का 0, 5×6 = 30, 50 और 36 को गुणा करेंगे तो 0 का 0, 5×6 = 30, 5×15 और 3 18, तो आंसर क्या आना चाहिए 1800 आना चाहिए। अब देखते हैं अपन क्या है आंसर। अब ये बोल रहा है कि 100 सैकड़ों में, तो ऐसे 1800 आंसर आ रहा था अपना, तो ये 100 को भी हटा देंगे क्योंकि 100 सैकड़ों में है, तो ये क्या हो जाएगा 18 आंसर हो जाएगा अपना। अब चलते हैं 82 नंबर के क्वेश्चन पर अपन। किन तीन फसलों का के अंतर्गत कुल क्षेत्र 50% से अधिक योगदान करता है, 50% से अधिक योगदान, 360 डिग्री कुल टोटल का है, तो 3 फसलों का जोड़ के पर 50% से ज़्यादा मतलब 180 डिग्री से अधिक आना चाहिए, तीनों का जोड़ के कितना 180 डिग्री से अधिक आना चाहिए। 50% अधिक का मतलब यही है कि 180 डिग्री से अधिक आना चाहिए 3 को जोड़ के। तो अब सबसे पहले मैं चलता हूँ ऊपर, ये रहा वो सर्कल, तो चावल तो बेसिकली आना ही चाहिए, चावल का कितना हो गया ये 72 हो गया। ठीक है, अब अन्य नहीं लिख सकते क्योंकि अन्य में बहुत सारी है, चावल के बाद में गेहूँ का भी हो गया 72, है ना। अब मैं एक मक्का और ले लेता हूँ, देखे कितना बनता है, तीन ही को जोड़ना है अपन को, 3 से ज़्यादा को नहीं जोड़ना। गेहूँ जोड़ी मक्का, जो गेहूँ चावल और मक्का, 5 2 7 और 2 9, यहाँ से हो गया 7 7 14 4 18, 189 आ गया, 189 डिग्री आ गया, तो मतलब अपना ये सही है कि ये तीनों आएगी, गेहूँ चावल और मक्का। चलो चलते हैं, गेहूँ चावल और मक्का, ये आंसर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा बस बेसिक दिमाग लगाना है, बाकी क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। ऐसी कोई मैथ्स में ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ भी करते रहो, है ना, आराम से हो जाएगी। ये चावल और जौ अनुपात बताना है, चावल और जौ का। चलो ऊपर चलते हैं। अब देखो चावल 72, चावल और जौ का, जौ कहाँ पे, ये रहा 36, तो 36 दूनी 72 होता है, 2:1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलो चलते हैं, देखें कहाँ पे वो आंसर 2:1, ये रहा, ये लगा दिया आंसर थर्ड नंबर का। ठीक है, 84 नंबर पे चलते हैं। एक तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, समान दूरी विश्राम के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसे प्रति घंटे कितने मिनट का विश्राम किया उसने। तो मान लो एक आदमी है जो कि मैं कहीं गांव में जा रहा हूँ जो कि 100 किलोमीटर है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बिना विश्राम किए चलता हूँ, तो कुछ टाइम लगता है मेरे को। मान लो कि अगर 600 किलोमीटर दूर है तो कितना लग रहा होगा, 10 घंटा लग रहा होगा, क्योंकि 600/10, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी 600 किलोमीटर होगी, मेरा गांव 600 किलोमीटर दूर है, 60 के हिसाब से चल रहा हूँ, तो 10 घंटा मुझे लग रहा है बिना
विश्राम किए हुए हैं। अब 40 से चलूँगा, अगर मान लो मैं 40 से चलता हूँ विश्राम के साथ, तो मेरे को कितना टाइम लग रहा है? 15 घंटा। 60 में 4 का भाग देंगे तो 15 घंटा, तो कितना घंटा एक्स्ट्रा लगा मेरे को? 5 घंटा एक्स्ट्रा लगा। तो यही बोलना चाह रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा घंटा लग रहा है, उसको क्या कर रहे हो तुम? पूरा पूरा क्या कर रहे हो? विश्राम कर रहे हो उस। तो प्रति घंटे में कितना मिनट विश्राम किया आपने? तो सबसे पहले अपन चलते हैं, दूरी समान है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हमेशा समान रहेगी, और स्पीड, स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है? पहले 40-60 चल रहा है, अब 40 चल रहा है ये, ठीक है। तो अब जो टाइम का रेशियो है ना, वो डिस्टेंस का मतलब स्पीड का उल्टा हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है और ये एक दूसरे को व्युत्क्रमानुपाती है, 1/t है, ठीक है। जितनी कम होगी स्पीड, मान लो 10 की स्पीड है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर 100 की स्पीड है तो टाइम कम लगेगा, ऑब्वियस बात है। तो अब जो टाइम का अनुपात है वो उल्टा हो जाएगा, 40 अनुपात, यहाँ भी अनुपात है, ये 60 हो जाएगा। अब इनको काटेंगे, ये 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो 2:3। तो पहले 2 घंटा लग रहा था 60 की स्पीड से, अब 3 घंटा लग रहा है 40 की स्पीड से, जो कि विश्राम भी कर रहा है। अब विश्राम कितने घंटे का कर रहा है? तो पहुँचने में 2 घंटे में पहुँच जाता, लेकिन 3 घंटा लग रहा है, मतलब 1 घंटे का ही विश्राम कर रहा है। कितने घंटे में से? 3 घंटे में से। और मिनट में चाहिए तो 60 से गुणा कर देंगे, तो ये इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6, 20 मिनट आंसर आएगा। कितना? 20 मिनट। कहाँ पे दे रखा है? ये दे रखा है 20 मिनट। चलो ये रहा 20 मिनट, ये रहा 20 मिनट। तो ऐसे करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये 85 नंबर का क्वेश्चन देखो। 3 मित्र है ABC। कितने 3 मित्र हैं? कौन? ABC, जो कि मिलकर व्यवसाय करते हैं। 5, 7, 6 अनुपात के रूप में ये व्यवसाय आरंभ धन लगाता है, मतलब धनराशि लगाते हैं। A 5 लगाता है, B 7 लगाता है, C 6 लगाता है। 6 महीने के बाद C ने अपने लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया है। अब C ने क्या किया ना, 6 महीने के बाद लगा होगा उसको, तो 6 महीने के बाद उसने अपनी आधी राशि निकाल ली। यदि एक का लगाई गई राशि 40,000 रुपये है और वर्ष के अंत में 33,000 रुपये का फायदा हो रहा है तीनों को मिलाकर, तो सी का लाभ का हिस्सा क्या होगा? अब देखो क्या होता है ना, सबसे पहले अपन लिखते हैं ABC। देखो ये A है, B है, C है, ये 5 है, 7 है, 6 है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? 12-12 लगा रहे हैं, 12-12 महीने तक लगा रहे हैं। देखो ये रहा वर्ष के अंत में 1 महीने तक। और ये क्या कह रहा है? जैसे ये 5 रुपये लगा रहा है, ये 7 रुपये लगा रहा है, एक C 6 रुपये लगा रहा है। तो ए जो 5 रुपये है ना, वो 12 महीने तक लगा रहा है, B 7 रुपये 12 महीने तक लगा रहा है, 6 C क्या कर रहा है? 6 महीने के लिए 6 रुपये लगा रहा है, फिर आधा कर दे रहा है अपनी धनराशि को, मतलब 3 कर दे रहा है अगले 6 महीने के लिए। अब ये क्या हो गया? 60 हो गया, कुल टोटल 12×5 = 60। ये हो गया 12×7 = 84। अब ये क्या हो गया? 6×6 = 36 इधर आ जाएगा, और इधर क्या आएगा? 18। तो कुल टोटल जोड़ के 54। ये क्या है? ये लाभ है, लाभ। देखो अब ये काट पीट के 60 था, 84 था और 54 था। ये क्या था? लाभ था, प्रॉफिट, ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 से 10 बार, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 चौको 24। अब 6 से काटेंगे इसको, 6 ना 54। तो कुल टोटल लाभ कितना आ गया? 14 9 23 और 10 33, 33 कुल टोटल लाभ आ गया। अब कुल टोटल लाभ दे कितना रखा है? 33,000 दे रखा है अपन को। तो ये जो 33,000 दे रखा है, ये कि इसका कितना गुना है? मतलब इसको अगर 1000 से गुणा कर दूं, देखो और आसान भाषा में चलो आपको समझाता हूँ। ये 33,000 कितने की वैल्यू है? 33 की वैल्यू है। और चाहिए किसकी वैल्यू अपन को? सी का हिस्सा चाहिए लाभ का। सी का कितना हिस्सा है? 9 का, तो 9 की वैल्यू चाहिए अपन को। 33 से 33 कट जाएगा, 9 का कितना आ जाएगा? 9,000 रुपये आ जाएगा। देखो आप कहाँ पे आंसर, ये रहा 9,000 रुपये। ये थी भाई अपनी 15 क्वेश्चंस की सीरीज। अगर यही सीरीज कंटिन्यू रखूँ मैं और ज़्यादा आसान तरीके से बता पाऊँ तो बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि कमेंट कर देना जिस हिसाब से मेरे को रेस्पॉन्स मिलेगा, जिस हिसाब से आपका रेस्पॉन्स मेरे को मिलेगा, उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता जाऊँगा। अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलेगा तो बिल्कुल वीडियो बना दूंगा और अच्छे और सिंपल तरीके बता दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट वाले तरीके आपको अभी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ। तो अगर आप 15 में से 10-12 के समथिंग राइट करना चाहते हैं तो एकदम आसान तरीके से कर सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने किए हैं, एकदम आसान तरीके से समझ गए। ठीक है, धन्यवाद। और जो भी सजेशन हो कमेंट कर देना। बाकी जय हिंद, जय भारत। कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई। धन्यवाद।